अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी में इख्तिलाफात सामने आ गए हैं। ज़राए के मुताबिक शहरयार आफरीदी के इस्तीफे से मुताल्लिक बयान के बाद 27 से ज्यादा मेंबरान ने इस्तीफों पर मुशावरत की, जबकि शानदाना गुलजार और शेर अफजल मरवत समेत मुताद्दिद मेंबरान ने पार्टी क़यादत की नाअहली पर एहतजाज भी किया। इस ग्रुप ने इख्तिलाफात की वजह से पार्लिमानी पार्टी इजलासों में शिरकत से भी माजरत की और शिकवा किया कि सेनेट और कौमी असम्बली में सीनियर क़यादत कमेटियों के लिए कॉम्प्रोमाइज्ड है। अरकान का मौक़िफ़ है कि बानी PTI और रहनुमाओं की रिहाई की बजाय क़यादत ओहदों के लिए कोशा है। इस ग्रुप ने पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब खान को संजीदा कोशिश करने का पैगाम भी भिजवाया है। शानदाना गुलजार के मुताबिक शहरयार आफरीदी का पैगाम था कि बानी PTI के रिहाई के लिए कुछ नहीं हो रहा, इसलिए मुस्ताफी हो जाना चाहिए। और जब ये बात असद कैसर ने सुनी तो कहा कि फिर वो भी मुस्ताफी होंगे। शानदाना गुलजार के मुताबिक शेर अफजल मरवत, अली मोहम्मद खान, जुनैद अकबर, पंजाब से अमीर सुल्तान और शबीर कुरैशी के भी यही जज्बात हैं और वो पार्टी की बेअमली की वजह से तंग हैं। शानदाना गुलजार के मुताबिक PTI में सियासी और पार्लिमानी कमेटी में मशकूक अफराद हैं। इसी तरह फवाद चौधरी ने भी कहा है कि PTI की मौजूदा क़यादत के कद इतने छोटे हैं कि उनकी पूरी सियासत इस पर खड़ी है कि कोई बड़े कद वाले लोग शामिल ना हो। मौजूदा लीडरशिप की कोई भी कुर्बानियां नहीं है। फवाद चौधरी के मुताबिक हमसे जबरदस्ती सियासत छुड़वाने की कोशिश की गई, जिससे एक खला पैदा हुआ और इस छोटी सी लीडरशिप को इख्तियार मिल गया। PTI के 20 से ज्यादा अरकान पार्लियामेंट और फवाद चौधरी के मौक़िफ़ को एक तरफ रखते हुए भी देखा जाए तो बानी PTI की क़ैद के बाद जिस तरह देखते ही देखते PTI की कमांड ऐसे वकला और सियासतदानों के हाथ में आ गई जिनका ताल्लुक PTI से नहीं था, जबकि कई का तो फाल सियासत से भी कोई ताल्लुक नहीं था। इंतखाबात में भी एक वाज़ेह फर्क नजर आया। एक तरफ PTI के ऐसे उम्मीदवार थे जिनको कागजात नामजदगी जमा करवाने में भी मुश्किलात आईं। कई उम्मीदवारों ने जेल से बैठकर इंतखाबात में हिस्सा लिया, जबकि कई उम्मीदवार ऐसे थे जिन्हें इंतखाबात लड़ने में किसी किस्म की मुश्किलात आईं और ना ही इंतखाबात के दौरान कोई मुश्किलात रही, बल्कि वो कामयाब रहे। क्या ये महज इत्तेफाक था कि इंतखाबात के बाद भी ऐसे लोग पार्टी पर छा गए जिनका PTI के मुश्किल दौर में कोई किरदार नहीं था? ऐसे रहनुमाओं को जरूरत से ज्यादा लाइमलाइट मिलने लगी। ऐसे में 20 से ज्यादा मेंबरान के ग्रुप के खदशात को क्या जायज करार दिया जा सकता है? बड़ा सवाल तो ये भी है कि 20 से ज्यादा अरकान के ग्रुप के तमाम अफराद क्या वाकई PTI की मौजूदा क़यादत से नाला हैं या फिर अलग ग्रुप बनाकर किसी खास एजेंडे के हुसूल के लिए कोशा होना चाह रहे हैं? पैनल की राय इसी मामले पर सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, अबसार आलम, इफ्तिखार अहमद और ज़ैगम खान। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल, PTI में इख्तिलाफात, 20 से ज्यादा अरकान असेंबली के मौजूदा क़यादत पर तहफ़्फ़ुज़ात, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी भी तकसीम होती रही। क्या जेल में कैद बानी PTI पार्टी को तकसीम से बचा पाएंगे? अबसार साहब, ये जो बयानात आ रहे हैं, खुद क़यादत के अंदर से एक दूसरे पर एतराज़ और नीयत पर शक का इजहार हो रहा है। माजी में हम बात करते रहे कि तकसीम सूट करती है बानी PTI को, वो और तरह की तकसीम थी, ये जमात की अब तकसीम है। बानी PTI बचा लेंगे इसे? देखिए, पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं वो स्ट्रक्चरल तो हैं नहीं और ना ही किसी तरीके से चलती हैं, सियासी शख्सियात पे चलती हैं। और PTI ज़ाहिर खान साहब चला रहे हैं, तो जिसको वो चलाना चाहेंगे उसी को चलाएंगे, जिस घोड़े पे हाथ रखेंगे वही रेस जीतेगा। ये बात आप तय समझें। ये जो लोगों का ख्याल है कि हम इस्तीफ़े दे देंगे, हम अलहदा ग्रुप बना लेंगे, कुछ भी नहीं होना। खान साहब बाहर नहीं आते तो ये पार्टी ऐसे ही चलेगी, इख्तिलाफात होते रहेंगे, हो सकता है कोई रिज़ाइन भी कर दें, उससे कोई फ़र्क ख़ास पार्टी को पड़ेगा नहीं। ये एक ताल्लुक है वोटर के दरमियान और खान साहब के दरमियान। उन्हीं को वोट पड़े हैं, लोगों को वोट नहीं पड़े। और इसका सबूत इस इलेक्शन से, ये जो मौजूदा इलेक्शन जो हुए हैं अभी 2024 में, इससे बेहतर इसका सबूत नहीं आ सकता कि ना कोई इंतखाबी निशान, ना कोई उम्मीदवार का नाम, और फिर भी लोग कामयाब हुए। क्यों? एक शख्स की वजह से। तो ये सबको पता है। ये जो कुछ टोपी ड्रामा हो रहा है पार्टी के अंदर इस वक्त मौजूदा लीडरशिप में, ये लीडरशिप नहीं है, ये सेकेंड ईयर लीडरशिप है और ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है जब तक के खान साहब अंदर हैं। उसमें कुछ दिन पहले हमने देखा शेर अफजल मरवत जो हैं वो बहुत बड़े हीरो बन चुके थे और कहा जा रहा था वो मुतबादिल है खान साहब का। मतलब ये मज़ाहिया बातें मुझे तब भी लगती थी, अब तो खैर वक्त ने साबित कर दिया कि मज़ाहिया बात ही निकली ना। शेर अफजल मरवत कैसे हो सकता है खान साहब का मुतबादिल? फिर ये अभी आपने फवाद चौधरी का जिक्र किया। फवाद चौधरी निकल गए,
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, फिर वो इंटरव्यूज वगैरह भी दिए टीवी फवाद चैनल्स चौधरी पे। साहब पर एक सवाल आपसे, आपने स्टॉप गैप अरेंजमेंट की भी बात की और जिस घोड़े पर हाथ रखेंगे वही होगा। फवाद चौधरी साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरी खान साहब से बात हुई और उन्होंने मुझे पैगाम दिया कि अभी ठहर जाएं, कुछ लोग आपकी वजह से अदम तहफ्फुज़ का शिकार हो रहे हैं। आपके ख्याल में खान साहब इस स्टॉप गैप अरेंजमेंट को कल को आराम से माइनस करके और वो जो सीनियर लोग आज नाराज हो रहे हैं उनको आराम से वापस ले आएंगे, या वो नाराज लोग अब दोबारा वापसी मुमकिन ना होगी अगर वो चले गए तो? ऐसे करके वो कर लेंगे अगर जब वो करना चाहेंगे। नहीं होते नाराज़ लोगों की वापसी ना हो और आ जाएंगे, बहुत लोग हैं इस मुल्क में। और फवाद चौधरी के बारे में आपने देखा नहीं, शिबली फराज ने आज ही कहा है कि वो घोड़ा है। अब ये देखें, ये कितनी बड़ी बड़ी बातें एक दूसरे के बारे में कर रहे हैं। लेकिन अगर खान साहब ने सबको कहा कि इकट्ठे बैठे हो, इकट्ठे चलो, तो चलेंगे। पहले भी चलते रहे हैं, आपने देखा नहीं, दोनों काबीना में थे, फवाद चौधरी भी काबीना में थे, शिबली फराज भी काबीना में थे, हालांकि आपस में बहुत इख्तलाफात हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो जिस हालात में से, जिस मुश्किल में से पार्टी गुजर रही है, इसमें से जो बच के निकलेगा उनको रिवॉर्ड तो मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात आपने जो शुरू में की, मैं उस पर ज़रा तबसरा करना चाहता हूँ कि हर सियासी जमात में चूरी खाने वाले तोते और होते हैं और खून देने वाले मजनू और होते हैं। ये हर सियासी जमात में होता है, इसमें भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। पीटीआई में कोई एक्सेप्शन नहीं है दूसरी सियासी जमातों से। जो दूसरी सियासी जमातों में गंद है, जितनी बुराइयां दूसरी सियासी जमातों में हैं, पीटीआई में भी वही हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि इनका प्रोपेगेंडा नेटवर्क इतना बेहतरीन है और इतना ज़्यादा काम करता है कि मैं तो हैरान हूँ। मैं मशवरा दूंगा ट्रंप को, जो अगला इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं अमेरिका में, कि वो पीटीआई के बंदे अपने साथ रखें प्रोपेगेंडा करने के लिए। झूठ को सच और सच को झूठ बना देंगे। जो अमेरिका में कामयाब हो गए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर करके, आप सोचें कि उनमें कितनी ताकत होगी प्रोपेगेंडा की। तो ये कोई मसला नहीं है, जब प्रोपेगेंडा से हर चीज़ चलनी है फिर कोई मसला नहीं है। ट्रंप की भी गालबन पावर यही रही है जो हम देख चुके हैं। शहजाद साहब, मैं अगर आपकी जानिब आऊं, ये जिस तकसीम की बात और जमात के लोग उसको छोड़ने को तैयार हैं वो पार्लिमानी लोग हैं, क्या किसी बड़े गेम प्लान का हिस्सा कहा जा सकता है? माजी में ऐसा हुआ कि जब जमातें तकसीम हुई तो पता चला कि कुछ पीछे मकासद थे, वजूहात थे जिन बिना पर वो तकसीम नजर आई, या सिर्फ शाह से ज्यादा शाह का वफादार बनने की काबिश दिखती है? देखिए, इसके अंदर वजूहात तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो वजह जो आप बयान कर रही हैं, जहाँ मफरूज़ा आपने बयान किया कि शायद कोई इसके पीछे कोई और बड़ी खेल है, मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि अबसार का जो तज्जिया है बहुत ज़्यादा हकीकत पसंदाना और बिल्कुल दुरुस्त है। एक चीज़ से मैं थोड़ा सा इख्तलाफ की जसारत करूँगा, वो ये है कि जो उनका ख्याल है कि अमेरिका के अंदर, या उनका प्रोपेगेंडा जिसे ये कह रहे हैं, प्रोपेगेंडा नहीं, ये शख्सियत का जोर है, इमरान खान की शख्सियत का। तो अगर आप ये पूछें कि रिकवर कर पाएंगे या नहीं इमरान खान, अगर इमरान खान जेल से बाहर आ जाता है, जब भी आता भी है या नहीं आता, ये एक और चीज़ है, लेकिन जब भी आता है, 5 साल बाद आता है, डिपेंडिंग ऑन हिज कि उसके ऊपर कितनी कुव्वत और ताकत और कन्विक्शन रह गई है, वो लोग अपने इर्द गिर्द घेर लेगा। और फिर वो बिल्कुल बात दुरुस्त है कि जो लोग जिन्होंने उसमें से हिस्सा खाना होता है, बहुत सारे जमा हो जाते हैं। पाकिस्तान का जो इस वक्त पीटीआई का जो मसला है वो पाकिस्तान की सियासत का मसला है। नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता, चाहे वो फाल हैं सियासत में या किस हद तक उनको फाल होने दिया जाता है, इससे ताल्लुक नहीं है। नवाज शरीफ आएंगे तो पीएमएल का कुछ मुस्तकबिल बनेगा, यही हमारे सामने हुआ। पता है कलामी की माज़रत, जब आप ये कह रहे हैं पीटीआई का मसला पाकिस्तान की सियासत का मसला है, मगर ऊपर गुफ्तगू हुई कि सियासतदान होना या ना होना ही अब मैटर नहीं करता है, ये तो सिर्फ इमरान खान का होना ना होना मैटर करता है। सियासत और सियासतदान की तारीफ तो फर्क खत्म हो गया है, ये हमने भी देखा फिर आखिरी इलेक्शन के बाद। नहीं, आप ये कह रही हैं कि इमरान खान सियासतदान नहीं है, मेरा ख्याल है वो सियासतदान है, तो इसीलिए आप रोजाना 2 सवाल उसके ऊपर आपने शख्सियत के जोर की बात की ना सर, तो मैं हम एक हीरो की या एक पर्सनैलिटी की बात कर रहे हो। हमारी सियासत शख्सियत के जोर पे चलती है, तंजीम के जोर पे नहीं चलती, नजरिए के जोर पे नहीं चलती। ठीक हो गया। नजरिया होता, नजरिए के ये पैरोकार होते तो आज ये कुछ ना कर रहे होते पीटीआई वाले जो कर रहे हैं। ये सिर्फ अपना हिस्सा लेना चाहते हैं उस सारी खेल में से। तंजीम साजी और तंजीम का मसला और नजरिए का जो अहमियत है वो इतनी ज्यादा है सियासत के अंदर, जहां ना हो वहां शख्सियात गालिब आती हैं, जहां शख्सियात गालिब आती हैं वहां पैरोकार बन जाते हैं, वहां कल्ट्स बन जाते हैं, जो कि हमारी सियासत की निशानी है। ये सब कल्ट्स हैं। कोई आप इमरान खान को कहते हो ना, ये सब के सब कल्ट्स हैं। दूसरी बात, पीटीआई के अंदर वकला और सियासतदानों के बीच में भी एक इख्तलाफ है कि वकला को आगे लीडरशिप दे दी गई, सियासतदान देखते रह गए, और उन्होंने तो कुछ देर के लिए तो एक्सेप्ट किया, लेकिन अब सियासतदान बोलना शुरू हो गए पीटीआई के। उसके बाद केपी की अपनी लोकल सियासत की डायनामिक्स है। अमीन गंडापुर या बाकी जो लोग हैं उनके साथ, जो बाकी उनके मुकाबले जो लोग खड़े हैं,
जिन्होंने बहुत सारी पीटीआई के अंदर वक्त भी गुजारा है और अहमियत भी थी उनकी, वो जाहिर है कि थोड़ा पीछे रह गए। एक लोकल डायनामिक भी है जो कि नज़र आती है। तो मेरा ख्याल है कि ये वो चीज़ें मिल मिला के, वकास अकरम को आपने देखा कल वो वकला के साथ पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर एक लीड कर रहे हैं रैली को। अब लोग अपने अपने जो हिंजेस हैं ना अहमियत देने के लिए, लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है, और आपके सवाल के अंदर क्या इमरान खान जब वापस आएगा ये सब अपनी झाग की तरह बैठ जाएगा? मेरा ख्याल है बिल्कुल अपनी जगह पे झाग की तरह सब बैठ जाएंगे। जब मालिक घर में ना हो, मैं पंजाबी का बहुत गलत किस्म का इसका एक वो है मुहावरतन इस्तेमाल किया जाता है, मैं वो नहीं कहता, लेकिन जब मालिक घर में ना हो तो बहुत सारे लोग आके फिर मालिक बनने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इमरान खान, अगर पीटीआई को रहना है तो इमरान खान का बाहर आना बहुत ज़रूरी होगा, वरना ये सब के सब जो है ना, क्या कहते हैं कि फसली बटेरे हैं, कभी इधर तो कभी उधर। दुरुस्त। इफ्तिखार साहब, ये जो सेकंड ईयर के हैं, अभी इस वक्त तो लीड कर रहे हैं पार्लियामान में, जो लोग बैठे हुए हैं, वो जो बात कह रहे हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कुछ नहीं हो रहा, क्या वाकई वो समझ रहे हैं कुछ नहीं हो रहा? कोई और एजेंडा दिखाई देता है? वाकई अलहदा होना चाहते हैं, पर्पसफुली एक अलहदा से ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं, या बस शाह से ज्यादा शाह की वफादारी, अपनी प्रेजेंस काउंट करवाना चाह रहे हैं? उनको किसने रोका हुआ है कि वो बानी पार्टी की रिहाई के लिए जिद्दोजहद न करें? किसने रोका है? एक बात, पाकिस्तान में नज़रियाती सियासत ख़त्म हो चुकी है, बहुत पहले थी। सियासत शख्सियात के गिर्द चल रही है और चलती रहेगी। पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं और होते हैं। ये जो आप साजिश ढूंढते रहते हैं ना किसी के कहने पे, नहीं। मसलन ये बजट है, इस बजट पे भी पार्टी के अंदर इख्तलाफ हो सकता है कि क्या बजट के जो पैसे हैं हमें इजाज़त देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इस पर भी डिबेट हो सकती है, आप इसको भी इख्तलाफ कह सकते हैं। खुद खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बड़ा धड़ा, जिसका बहुत अहम किरदार रहा है माजी में 10 साल की सियासत के अंदर, वो अलहदा आपको नज़र आ रहा है, वो इतना इफ़ेक्टिवली रोल प्ले नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ की जो सियासी ज़रूरियात हैं उनके इलाकों की, वो उसके पेश नज़र ऐसा फ़ैसला कर रहे हैं। आपका अगला सवाल है कि 20 से ज़्यादा अरकान असम्बली के क़यादत पे तहफ़्फ़ुज़ात, 20, आपको ये 20 का लफ्ज़ किसने दे दिया? सुनी सुनाई बातें, किसी कोई 20 कह रहा है, नाम दे रहे हैं, कोई 27 का नाम, तो आपने सारे गिने तो 11 भी नहीं बनते। सर आपको पता है कुछ लोग सामने नहीं आ रहे थे, पर उनकी लीडरशिप ही कह रही है। शानदाना बता रही है, असद कैसर का नाम ले रहे हैं, अली मोहम्मद खान। मैं शानदाना गुलजार को सलाम पेश करता हूँ कि किस भरपूर मर्दानगी से वो अपने मौके पर डट गई है। हैं ऐसे लोग, और होता है हर पार्टी में। मुझे तो इस पार्टी में कुछ तबाही नजर नहीं आ रही, फ्रैंकली मैं आपको साफ बता दूं। तबाही कोई कह भी नहीं रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। ओके, मतलब ये पार्टी रहेगा, ये जैसे हम पहले कह रहे थे कि तकसीम की बातें होती रहती हैं। मैंने नहीं कहा, हम आप डिस्कस करते रहे। देखिए, बुनियादी बात वही है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों में नजरियाती पॉलिटिक्स नहीं है। तमाम की तमाम सियासत एक फ़र्द के गिर्द घूमती है, खा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो या इमरान खान हो। ये हमारी जमहूरियत की तारीफ है, जिसे ये एक रियलिटी है। मैं भी यही कह रही हूँ, ये एक रियलिटी है। लोगों, करोड़ों लोगों ने इनको वोट दिया है। बिल्कुल सही, इन्हीं को वोट दिया है। आपको और मुझको तो वोट नहीं दिया। आप और मैं जाए ना, हमें तो 50 वोट भी ना मिले इसी हल्के से। तो ये हकीकत है कि ये ऐसा ही चलेगा। बाकी रहे इमरान खान के जो मुकदमात हैं उनको फेस करने पड़ेंगे, लेकिन उन मुकदमात से ये मतलब ना लिया जाए कि पार्टी को टूट जाएगी। पार्टी नहीं टूटेगी, पार्टी रहेगी, और आइंदा इंतखाबात में भी ये पार्टी मौजूद होगी। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, इद्दत के सजा मुअत्तली का फैसला सामने आया, काफ़ी कुछ वाज़ेह हो रहा है। इमरान खान की रिहाई के लिए अदालतों पर भरोसा करना दानिशमंदी नहीं। फवाद चौधरी ने अपने गुज़िश्ता रोज़ के इंटरव्यू में भी बात की कि क्या ये समझ रहे हैं कि हवाओं का रुख नहीं बदल रहा, और पीटीआई के अरकान असेंबली को भी ये बात पता चली, तो किसी और तरीके से रास्ता निकालना पड़ेगा। पीटीआई के अरकान असेंबली को तो बहुत पहले से पता है। देखिए, बहुत पहले से पता है, और पीटीआई तो पहले तकसीम हो चुकी है, या तकसीम की बात हो रही है। पीटीआई पहले 2-3 पार्टियों में तकसीम हो चुकी है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हो सकता है फिर कोई तकसीम हो जाए, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्क पड़ता है अगर अवाम छोड़कर जाएं। दुरुस्त। पीटीआई
जैसे कहा गया PTI इमरान खान है, इमरान खान PTI है। वो जिसको फूंक मारते हैं वो लीडर बन जाता है, जिसको फूंक मारते हैं वो ज़ीरो हो जाता है। शेर अफजल मरवत की जो मिसाल है वो हमारे सामने है। इस वक्त जो फॉल्ट लाइन है जिस पर कन्फ्लिक्ट चल रहा है पार्टी में, मेरे ख्याल में वो दो हैं। एक जो उनकी पॉपुलिस्ट या इनकलाबी सियासत उसके दरमियान में, और पार्लिमानी सियासत के दरमियान में जो तजादात सामने आ रहे हैं। ज़ाहिर है पार्लिमानी सियासत जो है वो तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद इस बात का तकाजा करती है कि बहुत से काम मिल के किए जाएं। जिस तरह के कमेटियों की फॉर्मेशन है वो तो मिल के करनी है, कमेटियों में भी मिलकर बैठना है। अब इससे वो लोग नाराज हो रहे हैं जो लोग ये समझ रहे थे कि हमें बड़ी इनकलाबी काम करना चाहिए, बाहर निकल के जिद्दोजहद करनी चाहिए, दबाव डालना चाहिए हुकूमत पर, इमरान खान को रिहा करने के लिए कोई तहरीक चलानी चाहिए। तो ये एक जो है एक अच्छा खासा तजाद आ रहा है। और दूसरा तजाद जो हर पार्टी में इस सूरत हाल में होता है वो है कि मुख्तलिफ लीडर अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ताकत की स्ट्रगल, पावर स्ट्रगल विद इन द पार्टी चल रही है। और मैं समझता हूँ इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि अभी 2024 के इलेक्शन में PTI इलेक्टेबल से तकरीबन साफ हो गई। 50% लीडर जो तकरीबन तमाम के तमाम इलेक्टेबल्स थे वो पार्टी को छोड़कर चले गए और एक नई लीडरशिप उभरने का मौका मिला। अब PTI में 3 तरह की लीडरशिप है। एक वो है जिनको वो लोग नजरियाती कहते हैं, यानी वो लोग जो PTI के अंदर ही आकर लीडर बने। असद कैसर है, मोहम्मद अली खान है, शिबली फराज हैं, जरताज गुल हैं, जो समझते हैं कि नहीं हम असली लीडर हैं, हम असली PTI हैं। उसके अलावा सियासतदान हैं जो मुख्तलिफ जमातों से आए हैं लेकिन मुख्तलिफ मुश्किल हालात में छोड़ कर नहीं गए। इन लोगों ने बहुत सी पार्टियां पहले बदली हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं, लेकिन अब की बार ये लोग जो रह गए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जैसे उमर अयूब है, मखदूम शाह महमूद कुरैशी हैं, दूसरी तरह के लीडर हैं। जाहिर है इनका एक अपना एक जाहो जलाल है क्योंकि ये पुराने सियासतदान हैं, बड़े बड़े ओहदे एंजॉय कर चुके हैं, बड़ी फैमिलीज से हैं। और जो तीसरा इसमें ग्रुप है वो है वकीलों का। यह खिड़की तोड़ ग्रुप जो वो मैंने अर्ज किया कि 50% लोग जो निकल कर गए उनकी जगह इन लोगों ने ली है। इसलिए कि बहुत से लोग अगर आते तो शायद इलेक्शन लड़ने की वो हिम्मत ही ना करते या जो मुश्किलात थी उसको फेस ही ना कर पाते, इसलिए वकीलों को अकोमोडेट किया गया। जैसे गौहर अली खान है, शेर अफजल मरवत हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं। सबसे ज़्यादा रौला जो डाल रहे हैं वो ये वकील डाल रहे हैं। अब उसकी एक वजह तो ये है कि वकीलों ने डालना ही रौला होता है। वकील रौला ना डाले तो उसको कोई नोटिस ही नहीं करता, उसको कोई अहमियत ही नहीं बनती। इसी तरीके से उनके इंटरनल पॉलिटिक्स बनती है, इसी तरीके से वो कोर्ट में नॉइज़ क्रिएट करते हैं, इसी तरह वो सियासत में नॉइज़ क्रिएट करते हैं। और अब जब वो यहाँ आ गए हैं तो वो जाहिर है अहम बनना चाह रहे हैं, बड़े लीडर बनना चाह रहे हैं, वो सियासतदानों के भी बराबर होना चाह रहे हैं जो पहले से मौजूद हैं, वो नज़रियाती लीडर्स के साथ भी बराबरी करना चाह रहे हैं और एक पावर स्ट्रगल चल रही है। ज़ैनब साहब, ये पावर स्ट्रगल PTI को कोई नुकसान नहीं देगी? बानी PTI बेशक अंदर है, छोटे छोटे ग्रुप आवाजें लगाते रहे, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे PTI के लिए। जी, जब तक वो सलामत है फर्क नहीं पड़ता। वो फाउंडिंग लीडर है पार्टी के, उन्होंने इस पार्टी को बनाया है, तमाम वोटर उसके साथ हैं। जिसको वो कह दें कि ये पार्टी का लीडर है उसको उनके वोटर पार्टी के लीडर मानेंगे, जिसको कह देंगे ये हमारी पार्टी का लीडर नहीं है उसको नहीं मानेंगे, और ये सबको मालूम है। तो एक तरह का कन्फ्लिक्ट ऐसा होता है जिसको लीडर करने देते हैं। दुरुस्त हो गया, दुरुस्त बिल्कुल यही है, फूंक मारो हीरो तो फूंक मारो जीरो। ठीक है जी। अब सार साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? उस वक्त कहना चाह रहा था आपको, वैसे वो कहना तो आपको चाहिए था कि जब इफ्तिखार साहब ने कहा कि शंदाना गुलजार के हौसले की दाद देते हुए कह रहे हैं कि मर्दाना वार मुकाबला कर रही हैं, जनाना वार भी कह सकते थे। बस मैंने ये बात कही थी, ये आपको कहना चाहिए था। अच्छा, अब नहीं वो कह रहे हैं कि हम क्यों उधर से लें कि मर्दाना वार जनाना वार, बल्कि ज्यादा पुरजोर मुकाबला हो सकता है कि वो खातून अभी तो एक जरताज गुल का भी नाम लिया नजरियाती तौर पे, तो ये बात तो फिर ठीक है। अच्छा वो ठीक है, यानी जरताज गुल जनानावार कहे ना, जनानावार कहे ना, मर्दानावार क्या? मर्दानावार बहादुरी से खड़ी है, वो कह रही है मैं नहीं मानती सारे सिस्टम को, मैं नहीं जानती सारे सिस्टम को। मर्दानावार क्या? आप किसी खातून की तारीफ कर रहे हैं उसके हौसले की और कह रहे हैं मर्दानावार खड़ी है। मर्द खड़े हो ना फिर ऐसे। मान जाए ना, मान जाए। मैं आपकी बात को मानते हुए, क्या नाम उसका, शंदाना गुलजार और जरताज
जो भी नाम उसका कि क्या जनानावार जद्दोजहद को मैं सलाम पेश करता हूं कर रहे हैं कि अपने पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ऐसी जनानावार गुफ्तगू चल रही है पार्लियामेंट के अंदर। मैं देखता हूँ निशस्तों पे क्या बातें हो रही हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पास की गई करारदाद, पाकिस्तान के इंतखाबात की शफाफियत और तहकीकात का मुतालबा, कोई फर्क पड़ता है? इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने पाकिस्तान के आम इंतखाबात में गैर जानिबदार तहकीकात के हक में करारदाद को भारी अक्सरियत से मंजूर करते हुए जमहूरी अमल में अवाम की शमूलियत पर जोर दिया है। अमरीकी ऐवान में 7 के मुकाबले में 368 उम्मीदवारों ने इस करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद में पाकिस्तान के लोगों के जमहूरी अमल में हिस्सा लेने की कोशिश को दबाने के इक़दामात की मजम्मत की गई। इन कोशिशों में हरासा करना, धमकाना, तशद्दुद, बिला जवाज हिरासत, इंटरनेट और मवासलाती ज़राए तक रसाई में पाबंदियों या उनके इंसानी, शहरी और सियासी हकूक़ की खिलाफ वर्जी शामिल है। पाकिस्तानी तारीख अमरीकी मुदाखलत की मिसालों से भरी पड़ी है। अयूब खान दौर में अमरीका नवाजी की मिसालें हों, याहिया खान दौर में मशरक़ी पाकिस्तान के हालात, भुट्टो दौर में हेनरी किसिंजर की धमकी, भुट्टो मुखालिफ तहरीक और सज़ा में अमरीका की मुबैना मुदाखलत, जनरल ज़िया के लिए सदर रेगन की हिमायत हो, प्रेसलर तरमीम, 12 अक्टूबर 1999 के मिलिट्री कू से पहले अमरीकी वजाहत के वो पाकिस्तान में किसी गैर आइनी इक़दाम की हिमायत नहीं करेगा। 2000 की इंतखाबी मुहिम में बुश जूनियर फौजी हुक्मरान मुशर्रफ के नाम से नावाकिफ, मगर जल्द मुशर्रफ अमरीकी डार्लिंग बन गए। NRO मुबैना अमरीकी किरदार हो और अब मार्च 2022 से अमरीका की मुबैना मुदाखलत का इल्ज़ाम, ये सब अमरीकी मुदाखलत की चंद मिसालें हैं। इनमें से अक्सर मिसालें ऐसी हैं जिनमें अमरीका को अहम मामलात में पाकिस्तान की ज़रूरत थी। अब अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में इस ताज़ा करारदाद के मकासद क्या हो सकते हैं? अमरीकी सियासत में खारिजा उमूर के मामलात में व्हाइट हाउस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेनेट के पास फैसला कुन इख्तियारात होते हैं। यही वजह है कि इस करारदाद के नुक्ता नंबर 2 में अमरीकी सदर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ही कहा गया है कि वो पाकिस्तान में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत को एंगेज करे। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने करारदाद को पाकिस्तानी इंतखाबी निज़ाम से नावाकफियत करार दिया है। ऐवान नुमाइंदगान के पास भले ही खारजा अमूर पर वाज़ेह इख्तियारात ना भी हों तो उसकी अलामती हैसियत जरूर हो सकती है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पेश की गई करारदाद पर क्या जो बाइडन ऐसे वक्त में नोटिस लेंगे जब उनकी अपनी हैसियत एक लेम डक सदर की सी होने जा रही है? एक तरफ खुद अमरीका में इंतखाबात होने जा रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान में आए रोज सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ता ही जा रहा है। एंड इस वक्त इस करारदाद का पाकिस्तान की दाखिली सियासत में क्या किरदार हो सकता है? पैनल की राय इस सवाल में जानने की कोशिश करते हैं। ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद, इंतखाबात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा, क्या करारदाद के पाकिस्तान की दाखिली सियासत में कोई असरात हो सकते हैं? ज़ैगम साहिब। हमारा फॉरेन नाफिस ये फरमाता है कि कांग्रेस को वाकफियत नहीं है। आप बताइए, क्या कांग्रेस को वाकफियत दिलाने ये हमारा पैनल जाएगा? वहाँ पे कुछ सफ़ीर बैठा है या नहीं? और मसूद खान साहब जो बोलते हैं तो ऐसा लगता है जॉर्ज वाशिंगटन वापस आ गया है। वो वहाँ सूप पीने और स्टेक खाने गए हैं या सफारतकारी करने गए हैं। मसला ये नहीं है कि इसके अमली असरात क्या होंगे। जाहिर है ये करारदाद है, कानून पास नहीं हुआ। आप ये बात देखिए कि पाकिस्तान की सफारतकारी की कितनी कंप्रीहेंसिव नाकामी है, कैसी तारीखी और बदतरीन नाकामी है। ऐसी कांग्रेस जिसमें इतनी तकसीम है कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक्स इकट्ठे नहीं बैठते, वो इस करारदाद पे सारे के सारे इकट्ठे हो गए। 368 मेंबर्स इकट्ठे हो गए जी। वो भी ऐसी हालत में जब अमरीकी इंतजामिया जो है वो बहुत सॉफ्ट है पाकिस्तान के बारे में। इलेक्शन पर, पाकिस्तान के इलेक्शन पर अमेरिका की जो इंतजामिया उसने चूं नहीं की। शहबाज साहब को मुबारकबाद दी उन्होंने बहुत कुछ कहा। तो ये मसला नहीं है। देखिए कोई ये मसला नहीं है कि इस वक्त इंतजामिया को पाकिस्तान के बहुत खिलाफ है। मसला बड़ा सादा सा है कि कांग्रेसमैन के साथ आपको लॉबिंग करनी पड़ती है, 1-to-1 लॉबिंग करनी पड़ती है। और मुल्क वहां पे हर कंपनी ने जो अमेरिका में काम करने की कोशिश करती है लॉबिस्ट हायर करती है। सफीर सारा दिन यही करते हैं। कांग्रेस बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। आज उन्होंने करारदाद पास की है तो कल वो सैंक्शंस का कानून भी तो बना सकते हैं ना। दुरुस्त। आज ये उछल कूद कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली करारदाद है।
بھئی یہی لوگ اگر کل کو قانون پاس کر دیں گے, کوئی سینکشن لگا دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہوگا. اگر آپ کی سفارتکاری کا یہی کمال ہے کہ اتنی سی بات آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے, آپ لابی نہیں کر سکتے, آپ چند درجن کانگریس مین کو ساتھ نہیں ملا سکتے, آپ کہتے پی ٹی آئی نے کر دیا. آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اگر پاکستان کی ایک پارٹی وہ یہ کچھ جا کے کر سکتی ہے, چلے پاکستان کے دشمنوں نے کر دیا تو دوستوں نے کیا کیا؟ آپ وہاں کس لیے بیٹھے ہیں؟ کس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں؟ ادھر سے ہمارے جناب جو پاکستان نے یہاں ہم نے وزیر خارجہ بنا دیے ہیں اکاؤنٹنٹ, یہ تو پوچھنا چاہیے پوری قوم کو, اکاؤنٹنٹ صاحب سے بھی اور سفیر صاحب کے جناب کہاں ہے آپ کی سفارتکاری؟ پوچھتے ہیں شاید لابنگ کے پیسے نہ. افتخار صاحب, یہ پی ٹی آئی کے امریکہ میں سرگرم لابنگ کی وجہ سے قرارداد منظوری, آپ کو لگتا ہے یہ درست بات ہے؟ اور کیا ہم حکومتی جو نمائندے تھے وہ کوئی لابنگ نہیں کر سکتے تھے؟ پی ٹی آئی اس وقت امریکہ میں بڑی متحرک ہے, اور آج سے نہیں ہے, 1.5 سال سے ہے, اور کانگریس مین ان کے ساتھ ہیں, اور اس سے پہلے بھی 65 کے قریب کانگریس مین نے بہت سارے معاملات میں اپنی رائے کا اظہار کیا. اب چونکہ الیکشن کی بات ہوئی ہے, بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ جو انہوں نے اٹھایا ہے, انہوں نے کہا اس روز موبائل انٹرنیٹ بند کر دیا گیا. تو میں تجویز پیش کروں گا کانگریس مین جن لوگوں نے یہ بیان جاری کیا اور دستخط کیے کہ آپ برائے مہربانی موبائل انٹرنیٹ پر انسٹاگرام, فیس بک پہ جا کے پی ٹی آئی کی ایکٹیویٹیز جو ہیں جا کے دیکھیے کیا تھیں, ماں سوائے اس روز کے جس روز پہ آپ کو شک پڑا کہ ایک دن کی وجہ سے پابندی پر ان کو بہت نقصان ہوا اور پاکستان میں جمہوریت تباہ کر دی گئی. آپ بھی ذرا اپنی آنکھیں کھول کے دیکھیں اور ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. دوسری بات یہ کہ آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ پچھلے 100 سال میں آپ نے جمہوریت کے لیے کتنا کوشش کی ہے, کتنی محنت کی ہے دنیا بھر میں, اور یہ عراق میں جو ہوتا ہے, جو سیریا میں ہوتا ہے, جو مصر میں آپ کرتے ہیں, جو شام میں آپ کرتے ہیں, جو عوام کو حقیقی جمہوریت دلانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ آپ نے وہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا بھی تو سنا, کبھی بات کی تھی جمہوریت کے حق میں. میں آپ سے یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ نے یہ کہا کہ مقدمات ہوئے, گرفتار ہوئے, کیا کانگریس مین بتانا پسند کریں گے کہ کتنے لوگ گرفتار ہوئے, ان کی تعداد کیا ہے, ان کے نام کیا ہیں, وہ ان کا تعلق کس پاکستان کے کس علاقے سے ہے؟ کیا یہ بتانا پسند کریں گے کہ ہراساں کا لفظ استعمال کیا انہوں نے, دھمکیاں اور تشدد کا؟ میں چیلنج کر کے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کانگریس مین کیا بتانا پسند کریں گے کہ بائی نیم ہراسگی, دھمکیاں اور تشدد کے کتنے ہزارہ واقعات ہوئے جس کی بنا پہ کانگریس نے یہ فیصلہ کیا؟ مجھے بہت افسوس ہوا یہ ساری کی ساری قرارداد دیکھ کے. یہ بالکل لابیسٹ کا کام ہے, لابیسٹ کامیاب ہوئے ہیں, اور بڑی اچھی بات کی گئی یہاں پہ کہ وہ کانگریس جس کے اندر خود اختلافات ہیں شدید ترین, وہ بہت جلد اکٹھی ہوگی پاکستان کے ایک انتخابی معاملے کے بارے میں. افسوس ہے اس آدمی پہ زمینی حقائق سے دوری آپ کہہ رہے ہیں. بالکل 100%. اور پی ٹی آئی کی لابنگ کی کامیابی اور ہمارے سفیر کی ناکامی, جو بات ابھی زیغم نے کی, زیغم نے بڑی کھل کے بات کی, بالکل ٹھیک ہے, واضح بات کی ہے. جی بالکل صحیح. ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس شہزاد صاحب اور ابصار صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب, یہ 95% ایوان نمائندگان ہیں, ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں ہی, موجودہ نہیں تو آنے والی انتظامیہ, اور اگر وہ ٹرمپ انتظامیہ ہوتی ہے تو اسی قرارداد کو بنیاد بنا کر کیا پاکستان پر دباؤ یا داخلی سیاست پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, جس قرارداد کے اندر جمہوریت اور انسانی حقوق, یہ دو چیزیں غالب آئیں گی یا ان کا پہناوا پہنایا جائے گا جس قرارداد کو, وہ قرارداد امریکہ کے ہر ایوان میں سے قابل قبول ہو جائے گی اور پاس ہو جائے گی. کیونکہ یہ دو وہ چیزیں ہیں, دو پلانکس ہیں, دو ایسے پلرز ہیں جو کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ نے جس کی ٹھیکیداری اٹھائی ہوئی ہے ان دو چیزوں کے اوپر دنیا بھر کے لیے. تو یہ اس کے اوپر کوئی اگر 95 ہے تو مجھے حیرانگی ہے کہ باقی 5% نے کیوں ووٹ اس کے حق میں نہیں دیا. دوسری بات, ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پالیسی فارمولیشن یا پالیسی امپلیمنٹیشن وہ ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے, جو کہ یہاں ایڈمنسٹریشن ہے, جو کہ وائٹ ہاؤس ہے. کانگریس اس کو ڈیبیٹ کرتی ہے, پالیسی کو اپروو کرتی ہے, یا قانون بننے دیتی ہے یا نہیں بننے دیتی, بس دیٹ از اباؤٹ اٹ. باقی جو قرارداد ہے وہ ایک سینٹیمنٹ ہے. قرارداد میں اور قانون سازی میں فرق ہوتا ہے. یہ کلیکٹیو سینٹیمنٹ ہے, ہم یہ چاہتے ہیں. سینٹیمنٹ تو ہر سال تقریباً میرے خیال میں پاکستان کی پارلیمنٹ دیتی ہے کہ کشمیر کو آزاد ہونا چاہیے, ان پہ ظلم بند ہونا چاہیے, اور فلسطین کو بھی آزاد ہونا چاہیے. اور اس حد تک کہ OIC بھی ریزولوشن دیتی ہے کہ فلسطین کے معاملے کے اوپر کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. یونائٹڈ نیشنز نے بھی قراردادیں پاس کی ہیں,
اور کشمیر کے بارے میں بہت ایک امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں. قرارداد پاس کی ہوئی ہے UNSC ریزولوشن. اگر کسی اور چیپٹر کے نیچے UNSC کا فیصلہ کرتی تو پھر عراق کی طرح حملہ ہوتا کلیکٹیو دنیا کا کشمیریوں کے حق میں, کشمیریوں کی آزادی کے لیے. وہ نہیں ہوا, قرارداد ہے. قرارداد کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے, ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. دوسری بات, کیا کسی ایوان میں پاکستان کا کسی پیرائے میں ذکر ہو, چاہے یہاں پہ ہو کسی اور ملک میں ہو, کیا اس قسم کے پیرائے میں جب ذکر ہوتا ہے تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ یاد رکھیں ڈانا رورا باکر ایک ایسا کانگریس مین تھا جو ہر سال بلوچستان کے معاملے میں ایک ریزولوشن انٹروڈیوس کرتا تھا. پاس نہیں ہوتی تھی وہ دوسری بات ہے, لیکن چرچا ضرور ہوتا تھا اس کا ہر سال. تو اس لیے ریزولوشن اور لیجسلیشن کے اندر فرق کرنا چاہیے. اچھا, ڈونلڈ لو پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے اور ہم سب کو فیصلہ کرنا ہے کہ ڈونلڈ لو جو ہے وہ ایک اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے, کیونکہ ایک وقت میں تو وہ رجیم چینج کر دیتا ہے اور آج کے دن میں وہ بیٹھ کے وہ یہ فیصلہ آپ کے حق میں قرارداد پاس کرا دیتا ہے. میرے خیال میں اچھائی انسان کے یا کسی قوم کے اپنے اندر ہوتی ہے, اپنے واٹ. پرابلم یہ ہے کہ وہ واٹس, ہمارا چہرہ جس کے اوپر جو داغدار بھی ہو سکتا ہے اور ہے داغدار, ہماری تاریخ داغدار ہے, ہمارا چہرہ داغدار ہے, ہمارا جسم داغدار, لیکن وہ داغ سب ہمارے اپنے ہیں. یہ سب ہمارے اپنے ہیں. جب کوئی اور انگلی اٹھا کے ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ تمہارے چہرے پہ داغ ہے, تو میرا خیال ہے اس کو اپنے داغوں کو بھی دیکھنا چاہیے اس سے پہلے کہ وہ کسی اور کی طرف انگلی اٹھائے. درست ہو گیا. ہمارے داغ ہیں, یہ ہمارے اپنے داغ ہیں, یہ ہم نے خود دھونے ہیں. بالکل. اس لیے کوئی باہر بیٹھ کے جتنی مرضی قرار کر لے پاکستان کے حق میں بات. ویری ویلڈ پوائنٹس. ابصار صاحب, پی ٹی آئی کے امریکہ پر الزامات اور پھر وہی لابنگ اور جو بائیڈن کا شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دینا, پھر ابھی حالیہ شروع ہونے والے عزم استحکام کے بھی حق میں بیان دینا اور پھر اس قرارداد کا سامنے آنا, امریکہ کسی معاملے کی وجہ سے پاکستان پر دباؤ ڈالنا چاہے گا آنے والے دنوں میں, یا یہ ایک بے ضرر سی قرارداد ہے, کوئی مقصد نہیں؟ امریکہ کی بڑی پرانی پالیسی ہے, دے رن ود دا ہیئر اینڈ دے ہنٹ ود دا ہاؤنڈس. لیکن ہمارے جو یہاں پہ جو ہے نا عقل مند انجینئرس, سائنسدان نہیں میں کہوں گا, شہزاد صاحب اعتراض کرتے ہیں, کہتے ہیں انجینئرس کہا کرو, ان کو نہیں یہ سمجھ آئی ساری عمر. میں ابھی یہ بات ہوئی امریکہ نوازی کی, آپ نے بھی مثالیں دی کہ ایوب خان کی اور پرویز مشرف اور ضیاء الحق امریکہ نوازی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے تو, ہمارے ڈکٹیٹرز نے تو امریکہ نوازی کی. امریکہ نے جو ڈکٹیٹر نوازی اس ملک میں کی ہے آج تک, اس ملک میں جمہوریت جس حالت میں ہے, میڈیا کی آزادی جس حالت میں ہے, ہم جس غربت میں ہیں, اس میں ہم تو قصوروار ہیں ہی ہیں, تو یہ بھول جاتا ہے. خیر یہ تو میں ایک اپنی جذباتی تقریر کی ہے. کچھ عرصے کے لیے شاید امریکہ کے لیے جمہوریت اور انسانی حقوق آف ہو جاتے ہیں جب ڈکٹیٹر ڈارلنگ بنتے ہیں. ہمیشہ ہی رہتے ہیں. ہمارے انجینئرز کو اتنی عقل نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, وہ سوچنا ہی نہیں وہ چاہتے ہیں کوئی اور سوچے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی اور سوچ کے بات کر لے, ہم ہیں نا تو بس کر لیں پھر. لیکن میں ایک بات پھر بھی کرنا چاہوں, ڈھیٹ ہے نا, ہم نے اس ملک میں رہنا, تو ایک بات تو کروں گا, اور وہ بات ہے بڑی مزیدار, لیکن اس پہ ہونا کچھ نہیں, یہ بھی میری بات لکھ لیں. اچھا, میری درخواست, خواہش اور ڈیمانڈ ہے پاکستان کی نیشنل اسمبلی سے کہ وہ اٹھے اور وہ قرارداد پیش کرے کل, اور وہ کہے کہ امریکہ اپنے 2016 اور 2020 کے انتخابات میں کی گئی بدعنوانیوں پہ اور اعتراضات پر ایک کمیشن بنائے, تحقیقات کرے مسلسل, اور اچھے طریقے سے اس کے نتائج ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کرے. اور ساتھ وہ کہے کہ جو سابق صدر ٹرمپ ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی پوری آزادی دی جائے, وہ اپنی کیمپین چلا سکے پورے امریکہ میں, ان کو مت گرفتار کیا جائے, اور ان کو پورے ان کی جو آزادی ہے آئین میں جو انشور کی گئی ہے امریکہ کے, ان کو ان کے حقوق پورے دیے جائیں. اور 884 لوگ جو کیپٹل ہل پر حملہ کرنے کے بعد آپ نے گرفتار کیا اور ان کو سزا دی, جس میں سے 541 آج بھی جیل میں ہیں, ان سب کو رہا کیا جائے, ان کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے. اور نیشنل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی پاکستان کی اس میں متفقہ قرارداد پیش کری جائے, اور جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہو, اور پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی مل کے کہیں ایبسولوٹلی ناٹ, ہم کوئی غلام ہیں. قرارداد پیش کرنے کی تو تیاری ہے, اسحاق ڈار صاحب نے کہا ان کے 16 اور 20 کے انتخابات, تحقیقات کا مطالبہ اور گرفتاریوں کی رہائی, یہ دیکھنا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب ڈال پاتے ہیں قرارداد میں یا نہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.